हाय एवरीवन, आप सभी को जीएसएम मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग 2022 में पूछे गए कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। यह क्वेश्चन जो होंगे वह सभी के सभी प्लेन से हैं, यानी 3D का क्वेश्चन है। आपको 3D का सिलेबस लगभग 22 नंबर का, सिर्फ 22 नंबर का 3D है। वेक्टर छोड़कर बोल रहे हैं, यानी 3D से आपका 22 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए उसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लिए हैं जो 2022 में पूछे गए हैं। उसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे और साथ में देखेंगे। अगर चाहें तो उसको तो 2 मिनट में सभी को आंसर दिया जा सकता है, लेकिन नहीं, सोल्व करके हमें समझना है, क्योंकि यदि यह 2 नंबर में भी पूछे जाए या फिर 5 नंबर में पूछ दिया जाए तो बनाना कैसे है, ये भी हम लोग देखेंगे और कम समय में देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा कि हाँ, सबसे पहले ये बात और ध्यान रखिएगा कि ये दोनों लैंग्वेज में है, हिंदी और इंग्लिश दोनों, क्योंकि लिखावट तो दोनों अलग अलग नहीं होंगे, एक जैसा लगभग होंगे। ऑब्जेक्टिव है इसलिए दोनों को लिख दिए कि ये हिंदी में है और साथ में इंग्लिश भी है। तो चलिए पढ़ देंगे, दोनों क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम लोग दोनों लैंग्वेज में। यदि दो परस्पर लंब सरल रेखाओं की दिक् को जाए A1 B1 A2 और A1 B1 C1 और A2 B2 C2 हो तो पूछ रहा है कि कौन सा संबंध होगा। दो लाइन है, दोनों लाइन के बारे में करें कि दो लाइन के परस्पर लंब है। दो लाइन के बारे में कहा कि दो लाइन जो है परस्पर लंब है, यानी एक दूसरे पर आकर 90 डिग्री का कोण बना रहा है इस तरह से। तो हमें पूछ रहा है कि ये कौन सा रिलेशन होगा। इंग्लिश में समझिएगा, इफ द डायरेक्शन कोसाइन आपसे पूछ रहा है ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, स्ट्रेट लाइंस कहेगा। स्ट्रेट लाइंस का एसटी, जहां एसटी लिखा रहेगा इसका अर्थ होता है कि स्ट्रेट लाइन के बारे में कह रहा है, दो सीधी रेखा। तो दो सीधी रेखा है V A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2, तो देन क्या होगा, ये क्या रिलेशन बनता है। तो आप जानते हैं कि दोनों का डायरेक्शन जो रेशियो होगा उसका गुणनफल आपको 0 हो जाएगा। दोनों का डायरेक्शन या उसमें क्या है, देखिए दोनों परस्पर लंब सरल रेखाओं का दिक् को जाया दिया गया। दिक् को जाया का मतलब क्या होता है, एक दिक् अनुपात होता है, एक दिक् को जाया होता है। तो यहां आपको दिक् को जाया दिया है। दिक् को जाया का मतलब हुआ डायरेक्शन कोसाइन। इंग्लिश में भी आप देख ही रहे कि डायरेक्शन कोसाइन दिया गया। कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये दोनों को आपस में गुणा करके इक्वल टू 0 कर लेना है बस। यानी यहां सीधी सी बात आप जानते होंगे कि वेक्टर में पढ़े होंगे कि A डॉट B बराबर 0 कब, जब दो लाइन, यदि वेक्टर A परपेंडिकुलर B हो तो। अगर A B परपेंडिकुलर अगर हो, A और B दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो A डॉट B इक्वल टू 0 होता है। इसी तरह लाइन में भी तो वही चीज है ना कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। इसका कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, ये दोनों का गुणनफल 0 होगा। ये ऑप्शन ये होगा। क्यों होगा, आप देख रहे हैं कि 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो आप cos 90 डिग्री का मान आप क्या जानते हैं, 0 जानते हैं ना। cos थीटा बराबर फॉर्मूला सीधी सी बात होता है कि cos थीटा बराबर A1 B1 A2 B2 और A3 V3 होता है। आप देख सकते हैं कि cos थीटा का वैल्यू अगर 90 डिग्री है तो cos थीटा 0, तो ये 0 हो जाएगा कि नहीं, इतना बराबर 0 होगा। तो चलिए ये इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। चलिए सेकेंड वाले को देख रहे हैं। सेकेंड क्या क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा। सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है कि सरल रेखाएं जो है, सभी क्वेश्चन जो 2022 में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, जो अभी पैटर्न चल रहा है सेम यही क्वेश्चन 2023 में आने के चांस है। अभी तो पैटर्न बदला नहीं है, पैटर्न वही है, क्वेश्चन सेम रहेगा, सिर्फ डाटा हो सकता है कि बदल जाए, लेकिन क्वेश्चन वही रहेगा। इस तरह का क्वेश्चन है तो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। यहाँ अगर 2 3 दिया गया है, हो सकता है यहाँ 2 4 5 दे दे, लेकिन डाटा एक ही रहेगा, सिर्फ नंबर बदल सकता है। जो क्वेश्चन का टाइप है, क्वेश्चन का टाइप वही रहेगा, ध्यान रखिए। यहां से हम लोग देख सकते हैं कि यहां इसमें कह रहा है कि सरल रेखाएं x माइनस अल्फा डिवाइड बाई 2, y माइनस बीटा डिवाइड बाई 3, z माइनस गामा डिवाइड बाई 3, या तीनों आपस में इक्वल है। कि दिक् अनुपात पूछ रहा है। दिक् अनुपात किसको हम लोग बोलते हैं, तो ये स्ट्रेट लाइन का, एक सरल रेखा का कौन सा फॉर्म इसको हम बोलेंगे,
तो कार्टेशियन फॉर्म बोलेंगे। कार्टेशियन फॉर्म में ये दिया गया है तो नीचे हमको बोलते हैं कि ये भाई रेशियो होता है, सिंपल सी है। जहां 2 3 3 देखिए उसको ऑप्शन मार दीजिए, ये हो गया। डायरेक्शन रेशियो के लिए डायरेक्शन रेशियो है। अगर आपसे अनुपात पूछ देता, यानी सॉरी, अगर कोसाइन पूछ देता, कोसाइन का अर्थ होता है कि कॉस का वैल्यू अगर पूछ देता तो क्या करते, ये दोनों का तीनों का वर्गमूल निकाल लेते और 2 बटा यहाँ। अगर ऐसा आगे क्वेश्चन आएगा, अगर मान को जाया पूछ देता, कुछ नहीं करते हम, के बराबर सीधी रूट ओवर 2 का स्क्वायर 4, यहाँ 3 के स्क्वायर 9, फिर 3 का स्क्वायर 9, 9 9 18 4 कितना हो जाएगा 22, 18 4 22। अब चुपचाप इसको उठाते, 2 डिवाइड बाई रूट ओवर 22 और 3 डिवाइड बाई रूट ओवर 22 और 3 डिवाइड बाई रूट ओवर 22। अगर क्वेश्चन में दिक को जाया कह दे हिंदी में और इंग्लिश में आपको कोसाइन कह दे, यहाँ डायरेक्शन रेशियो की बात किया गया है, कोसाइन नहीं, इसलिए 2 3 ये 2 3 3 ये आपको रेशियो हो जाता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन शुरू में कुछ समय लगेगा क्योंकि समझाना होगा ना। तो यहाँ देखिए सरल रेखा, सरल रेखा आपको x -3 डिवाइड बाई 5 है, y +3 डिवाइड बाई 4 है, z -6 डिवाइड बाई 7 है, किस बिंदु से निकलती है। यहां देखिए कि ऑप्शन इसका छूट गया, ऑप्शन अभी हम लिख दे रहे हैं, इसका ऑप्शन क्या होगा यहां ध्यान रखिएगा। 1 मिनट, हाँ देखिएगा, यहां ऑप्शन आप लिख सकते हैं 3 3 6, बी ऑप्शन हो सकता है 3 -3 और 6, सी हो सकता है आपका ऑप्शन 3 -3 और -6, ये हो सकता है। और डी में नॉन ऑफ दीज बना दीजिए या कुछ भी, डी ऑप्शन नंबर कुछ भी बना दीजिए, आपको जो बोलना है, या 5 4 7 ऐसा बना दिए। ये चारों में क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा स्ट्रेट लाइन का अगर कार्टेशियन फॉर्म हो तो ऊपर x में से जो घटा रहता है यह x1 y1 और z1 का मान होता है, और वहीं से ये लाइन पास करता है। अगर ये लाइन का कार्टेशियन इक्वेशन ये ऐसे है तो यहाँ आपको कोई पॉइंट से ये पास करेगा x1 y1 और z1, वह पॉइंट कहाँ होता है, तो ये लाइन में घटा होता है। ध्यान रखिएगा, एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर माइनस है, माइनस लिखा हुआ है तो वह प्लस होगा, लेकिन वो जो प्लस है वो उसको माइनस लेना होगा। यहाँ -3 है, 3 ले लेंगे, यहाँ +3 है तो इसका -3 ले लेंगे, ये -6 है तो +6 ले लेंगे। आपका ये 3 -3 6 कहाँ है, ऑप्शन नंबर आपका यही ना होगा। हाँ, ये सी नहीं होगा, देखिए सी में आप -6 लगा दिया गया है, इसलिए वो नहीं होगा। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ रहे हैं। आगे क्वेश्चन है आपका 4 नंबर कि रेखा x + 5 डिवाइड बाई 3, y -3 डिवाइड बाई 6 और z -7 डिवाइड बाई 8 के समांतर रेखा का समीकरण क्या होगा। देखिए कोई एक लाइन दिया गया है, एक लाइन दिया गया है, एक स्ट्रेट लाइन जिसको हम लोग बोलेंगे एक लाइन। देखिए यहाँ इंग्लिश में है द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द ए लाइन। एक लाइन के पैरेलल लाइन का आपका इक्वेशन पूछ रहा है, तो एक लाइन पहले से है, ऐसी के पैरेलल एक लाइन चला जाए तो उसका इक्वेशन क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा दोनों का डायरेक्शन रेशियो समान होता है। डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन दोनों समान होगा। जब रेशियो समान होगा तो कोसाइन भी समान होगा। तो यहाँ कुछ नहीं करना है आपको, ये नीचे जो होता है कभी तो स्ट्रेट लाइन में यहाँ सेट कर देता है रेशियो, कभी सेट करता है कोसाइन, तो इसलिए ये रेशियो भी हो सकता है, कोसाइन भी हो सकता है। हम यहाँ 3 6 और 8 की चर्चा करेंगे, ये आपका रेशियो है। तो इसके पैरेलल लाइन होगा ना तो उसका भी डायरेक्शन रेशियो समान होगा, यानी 3 6 8 के टर्म में होगा। अगर नहीं होगा तो इसी का मल्टीप्लाई करके बनाया होगा, यानी 2 गुना या 3 गुना या 4 गुना करके सेट कर लेता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि अगर डायरेक्ट 3 6 8 जिस इक्वेशन के नीचे मिल जाए तो वो आपका हो जाएगा। हाँ, पासिंग पॉइंट कुछ भी हो सकता है। अगर ये लाइन यहाँ से जा रहा है, ये दूसरा पॉइंट से, ये लाइन कहीं और से जाएगा तो पासिंग पॉइंट तो दोनों को अलग अलग होगा, लेकिन डायरेक्शन रेशियो दोनों का डायरेक्शन एक दिशा में है, एक जैसा है, तो इसलिए डायरेक्शन रेशियो 3 6 और 8 हो सकता है। बात समझ में आया। यहाँ देखिए यहाँ 3 6 8 है, किसके नीचे ये चीज मिल रहा है 3 6 8, तो देखिए इसमें तो 6 6 है, इसमें 3 6 7 दे दिया गया है, इसमें ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी आपका होगा। इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना होगा तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ये सब क्वेश्चन को।
क्योंकि जरूरी है 2022 में पूछा गया क्वेश्चन ये सब है। फिर इस बार इसी टाइप का क्वेश्चन आने का पूरे चांस है, पूरा इसी पैटर्न पर ही उठाएगा। हो सकता है कि डाटा बदले, नहीं तो क्वेश्चन नहीं बदलने वाला है। क्वेश्चन नहीं बदलने का मतलब समझ रहे हैं कि इस टाइप का अगर सेट किया है तो करेगा ही। यहाँ 3 2 1 दिया गया है, हो सकता है यहाँ इस बार 4 दे दे, रहेगा क्वेश्चन वही। तो चलिए देखिए, देखा जाए, यदि रेखा ये एक स्ट्रेट लाइन है, तल इतना के समानांतर हो, अगर कह रहा है कि एक लाइन एक तल के समानांतर हो, तो निम्न में से क्या होगा ऑप्शन, ये बतलाना है। यहां कह रहा है कि इफ द लाइन ये इज पैरेलल टू द प्लेन, प्लेन आपको ये दिया गया, इस प्लेन के पैरेलल है, तो एक समझिएगा कि पहले से एक प्लेन ऐसा बना हुआ है और इसी के पैरेलल, देखिए समानांतर यानी पैरेलल की बात किया गया है, पैरेलल कोई लाइन ऐसे खींचा जाए, तो बतलाइए कि ये दोनों में क्या कौन सा संबंध एक जैसा होगा। तो ध्यान रखिएगा, परपेंडिकुलर का केस जब आ जाए तब गुणनफल हम लोग जीरो कर लेते हैं, डायरेक्शन रेशियो का गुणनफल जीरो करते हैं। लाइन और प्लेन दोनों का ध्यान रखिए, प्लेन का, जैसे प्लेन का इक्वेशन यहाँ मान लीजिए कि कुछ भी नहीं आ रहा है, उससे क्या मतलब है। यहाँ देखिए ये प्लेन का है, एक्स को छोड़ देंगे ये पॉइंट है, वाई को छोड़ेंगे बी है, और जेड को छोड़ देंगे तो सी है। तो ये 2a b और c क्या है, तो इस प्लेन का डायरेक्शन रेशियो है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब कहिएगा कि प्लेन का डायरेक्शन रेशियो है, एक मिनट यहां समझ लीजिएगा, थोड़ा मिटाने दीजिए इसको। हाँ, ये पैरेलल लाइन है, इसका डायरेक्शन, इसका ये प्लेन का इक्वेशन दिया गया है, तो ये यहां जो होता है इस प्लेन में, तो इसका इसके नॉर्मल का, नॉर्मल हम बोलते हैं प्लेन पर जो खींचा गया नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो होता है। इसका मतलब है कि इसका दोनों के बीच में जो पैरेलल लाइन है और जो हम प्लेन से नॉर्मल है, वो दोनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर होगा। नहीं समझे, फिर से समझिए, कोई कह रहा है कि एक लाइन है, ठीक है भाई, कोई किसी तरह से कोई लाइन हो, ठीक है, यहाँ कह रहे हैं कि एक प्लेन के समानांतर है, ये जो लाइन है एक प्लेन के क्या है, समानांतर है। तो अगर प्लेन ऊपर भी हो सकता है और प्लेन नीचे भी हो सकता है, तो अगर यहां से हम कहें कि प्लेन का परपेंडिकुलर नॉर्मल यहां सीधे खींचा जाएगा कि नहीं, कोई भी प्लेन पर नॉर्मल सीधा खींचा जाएगा, तो इसलिए प्लेन और उसका प्लेन के नॉर्मल, देखिए यहां 90 डिग्री का कोण बनेगा, या इस डायग्राम में सोच लीजिए, क्योंकि प्लेन पर से कोई प्लेन है ऐसे, ध्यान दीजिएगा, कोई ये यहां दिखा दे रहे हैं, देख लीजिएगा ये प्लेन है मानकर चलते हैं, और ऐसे कोई पैरेलल लाइन जा रहा है। अब इस पे देखिएगा कि इसकी प्लेन का एक नॉर्मल होता है जो ऊपर की दिशा में होता है, ऊपर और नीचे दोनों होता है, नीचे रहेगा तो निगेटिव होता है, माइनस इन उसको हम लोग बोलते हैं। ऊपर ऐसे है और कोई लाइन ऐसे जा रहा है, तो बताइए कि इसके साथ ये लंब बनाएगा कि 90 डिग्री बनाएगा। इसलिए हम लोग डायरेक्शन दोनों, एक प्लेन और एक लाइन कभी भी दे तो दोनों के डायरेक्शन जो रेशियो होंगे उनका गुणनफल जीरो आपको लेना होगा, ये समझ लीजिएगा। तो यहाँ देखिएगा 3, यहाँ आपका 3 और इसका 2a एक साथ गुना, प्लस यहां इसको मिटा दे रहे हैं, ये चीज मिटा दे रहे हैं। हाँ, अब देखिए कि इसका 2 और इसका b एक साथ गुना, 2b हो गया, फिर इसका 1 और इसके c के साथ गुना कर देंगे c, और सभी के बीच में प्लस होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, गुना करके बराबर में 0 लिख लेंगे। अब ये क्या बना, 3 दूनी 6a और प्लस ये 2b अब प्लस का c इक्वल टू 0, ये कहाँ है, जहां है वो उसको मारिए, ऑप्शन नंबर ए ही है आपका। तो याद रखना है कि जब एक लाइन और एक प्लेन अगर पैरेलल दे तो परपेंडिकुलर वाला केस लगाएंगे, और जब परपेंडिकुलर देगा तो पैरेलल वाला केस लगाएंगे। चलिए वो भी क्वेश्चन होगा, आगे देख ले रहे हैं। ये अभी क्या देखे हैं, समांतर वाला केस है, आगे आएगा परपेंडिकुलर, आपको परपेंडिकुलर वाला केस। यहां देखिए 6 नंबर क्वेश्चन को, 6 नंबर क्वेश्चन है कि सरल रेखा ये दिया गया है, निम्नलिखित में किस तल के लंबवत होंगे। यहां कह रहे कि लंब है, किस तल पे लंब है। अब देखिए एक स्ट्रेट लाइन किस तल पे लंब है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो तल पर अगर कोई स्ट्रेट लाइन लंब है तो क्या होगा, उस कंडीशन में क्या हम लोग करेंगे, कोई तल पर लंब है, कोई तल है जिस पे ये स्ट्रेट लाइन लंब है। अब ये लंब है तो इस प्लेन का नॉर्मल भी तो लंब होता है, प्लेन अगर इस प्लेन पर कोई नॉर्मल ऐसा होगा तो वो भी तो लंब होगा, जिसको हम लोग एन कैप से बोलते हैं, एन कैप। तो बतलाइए कि ये एन कैप और ये स्ट्रेट लाइन जो दिया गया है, ये दोनों क्या हो गया आपस में, दोनों आप कहिएगा
किस समानांतर है। तो समानांतर वाला केस कैसे लगाते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा कि A1/A2 B1/B2 और C1/C2 वाला केस लगेगा। अभी बोले हैं कि अगर ऐसा क्वेश्चन है, अभी पिछला में क्या था, समानांतर था, इसमें क्या है, पैरेलल। आपको पहले से देखिए कि लंब दिया गया है, तो लंब वाला पैरेलल हो जाता है, अब पैरेलल दे तो परपेंडिकुलर हो जाता है। अब ध्यान दीजिएगा कि A1/, तो ये 3 बटा, अब क्या लेंगे, निम्नलिखित में किस तल पर लंबवत होगा। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन है, तो ये वैल्यू किसके साथ समानुपाती बनाएगा, ये समझ लीजिए। या ऐसे भी हम कर सकते हैं, ये एलसीएम लेकर काट दिया होगा, 1 मिनट, x/3 बराबर y/5 बराबर z/7। अब ये पूछ रहा है कि किसके क्या होगा, लंबवत होगा। तो हम पहले एलसीएम लेंगे, 3, 5 और 7 का एलसीएम ले लेंगे, या एलसीएम नहीं लेने आता है तो इसको छिपा लीजिए, 7 बचे 35 को गुना करके यहाँ लिख दीजिए, यानी 35x, और 5 छिपा लेंगे तो ये 3 को 7 को गुना करके यहाँ 21 हो जाएगा। 1 मिनट, थोड़ा इसको मिटा देने दीजिए। हाँ, यहाँ क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। यहाँ आपको 3 और ये 7 आ जाएगा तो 21y हो जाएगा, और यहाँ 7 छिपा लीजिए, 5 3 15z हो जाएगा। फिर बराबर यहाँ दिया जा रहा है, प्लस दे दिया है। चलिए, यहाँ बराबर हम लोग दे देंगे 15z। अब जो कटे उसको काट लीजिए, जो कटे वो काट लीजिए। यहाँ कौन सा केस लग रहा है, एक सरल रेखा कुछ छूटा है क्या इसमें, सरल रेखा इतना निम्नलिखित में किस तल पर लंब होगा, तल पर लंब होगा। तो x का वैल्यू अगर हम रख दें, लंब की बात किया जाए, अगर इसमें क्या होगा, 1 मिनट, इसमें क्या होगा, लंब की बात किया है, लंब की बात में लंब अगर खींचा जाए, कोई लंब, ये सरल रेखा, इंग्लिश वाला पढ़ने दीजिए। द स्ट्रेट लाइन इतना इज परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द फॉलोइंग प्लेन्स, निम्न कौन किस प्लेन पर ये लंब है, तो लंब है तो किसके साथ समानुपाती का रेशियो बनाएगा, ये हमें सोच लेना है। तो देखिए 3, 5 और 7, जिस प्लेन के साथ ये नॉर्मल के साथ होगा, जिस प्लेन में नॉर्मल के काम करेगा, ये 3, 5, 7, वही आपका प्लेन आपका लंब बनाएगा। अब आप देख सकते हैं कि 3, 5, 7 कहाँ है, किसमें, इसमें है 3, 7 नहीं, ये कर्म सही होना चाहिए। x के साथ 3, x के साथ 3, फिर y के साथ आपको 5 और z के साथ आपको z के साथ 7 होना चाहिए। अब बराबर में कोई भी कांस्टेंट एक लिया जा सकता है, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर हमें देखने से ये बी हो गया, क्योंकि ये होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, इसका कर्म बदला है, y के नीचे 5 है तो y के साथ 5 ही होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन, ये ध्यान रखिएगा, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, 6 नंबर। अब कह रहा है, इसका भी ऑप्शन नहीं दिया, कोई बात नहीं। तल z/0 के समानांतर एक तल का समीकरण है। अगर तल z है और उसके समानांतर कोई तल का इक्वेशन अगर लिखना है तो ध्यान रखिएगा, जो दिया गया है z/0 वही ऑप्शन होगा, z बराबर कुछ भी दे सकता है। यानी z/0 के समानांतर z/0 के समानांतर तल का अगर कहे कि समानांतर तल का समीकरण क्या होगा, तो z बराबर कुछ भी हो सकता है। z बराबर एक कांस्टेंट आपको ध्यान रखना होगा, कोई भी कांस्टेंट। जैसा ऑप्शन इसका सेट कर सकता था, ऑप्शन सेट कर सकता था x बराबर -2, ऑप्शन बी सेट कर सकता था y बराबर 4, और सी ऑप्शन सेट कर सकता था कि z बराबर -3, और डी ऑप्शन कर सकता है कि नॉन ऑफ दीज का अर्थ होता है कि इनमें से कोई नहीं, NOT, नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा आंसर इसका, ध्यान रखिए कि अगर z बराबर 0 दिया गया है और कह रहा है कि भाई उसी के पैरेलल निकालना, यहां देखिए इंग्लिश वाला समझिए थोड़ा, द इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू द प्लेन z/0 तल के पैरेलल कोई तल का इक्वेशन क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा z बराबर कुछ भी दे सकता है, माइनस में दे दे, प्लस में दे दे, x y नहीं होगा। अगर y यहाँ x कहता, x बराबर 0 रहता, उसको निकालना होता तो x से बराबर कोई वैल्यू होता, तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, z बराबर -3। अब कहिए कि -3 क्यों होगा,
प्लस भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बात समझ लीजिएगा। अगर यहाँ x होता, अगर x बराबर 0 के समानांतर अगर समीकरण पूछता इस तल के समानांतर, तो x से बराबर कुछ दिया होता, 2 होता है, या -2 होता है, या 4 होता है, इस तरह से। ये बात समझ लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लेना, आप स्क्रीनशॉट अपना ले लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है आपका। 8 नंबर कह रहा है कि तल, ये एक तल है, पर अभिलंब के दिक् अनुपात क्या होगा? अभिलंब के दिक् अनुपात, तो तल का अभिलंब कौन सा होता है भाई? तो बोले हैं कि एक्स वाई जेड का कॉफिशिएंट, एक्स वाई जेड का गुणांक। इसमें देखिए कह रहे हैं कि तल पर अभिलंब के दिक् अनुपात, दिक् अनुपात मतलब भाई 2 3 4, यानी 2 3 4। ऑप्शन कितना? 2 3 4, 2 3 4, ये ऑप्शन है। अब आगे बढ़िए। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तल x प्लस 2y प्लस 3z बराबर 12 द्वारा x y तथा z अक्षों पर कटे गए अंतःखंड हैं। ये क्वेश्चन आपको एक बार 5 नंबर में दिया गया था क्वेश्चन को, ये ध्यान रखिएगा कि एक बार 5 नंबर में दे चुका है, बहुत पहले दिया था, ये लगभग 4-5 साल पहले दिया था। अभी ये ऑब्जेक्टिव में डाल रहा है, फिर डालेगा इस क्वेश्चन को, फिर डालेगा ऑब्जेक्टिव में। ध्यान रखें 2 नंबर में भी हो सकता है, क्योंकि 3D का ये क्वेश्चन है जो आप समझ रहे हैं कि 1 नंबर में मार दे रहे हैं, वो 5 नंबर में नहीं देगा, दे सकता है। तो उसका बनाने का प्रोसेस कैसे है, तो लॉन्ग वीडियो देखिएगा, आपको पता चलेगा। ये तो अभी ऑब्जेक्टिव हम करवा रहे हैं, अगर नहीं बने तो बोलिएगा, फिर बतला देंगे। यहाँ देखिएगा, कल से थोड़ा और मतलब, अगर ये अभी तो और क्वेश्चन है इसमें का, कल से अगर आगे बढ़ा जाए तो थोड़ा स्पीड में चलेंगे, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे स्पीड बढ़ाएंगे। अभी तो अब सिखा रहे हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो तेजी में सिर्फ क्वेश्चन को आंसर लगाएंगे, उसके बाद बढ़ जाएंगे। यहाँ आप देख लीजिएगा कि ये x है प्लस 2y अब प्लस 3 का z बराबर 12 द्वारा x y z अक्षों पर कटे गए अंतःखंड पूछ रहा है। अंतःखंड का इंटरसेप्ट फॉर्म पूछ रहा है कि द इंटरसेप्ट मेड बाय द प्लेन, एक प्लेन को इंटरसेप्ट कर रहा है। ये देखिए, ये इक्वेशन दिएगा ऑन द एक्स वाई जेड एक्सेस। तो जेड एक्सेस क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा पहले बार कि यहाँ 1 होना चाहिए। इंटरसेप्ट फॉर्म होता है x डिवाइड बाई a प्लस y डिवाइड बाई b और प्लस z डिवाइड बाई c इक्वल टू 1। ये किसी प्लेन का इंटरसेप्ट फॉर्म होता है। इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन किसी प्लेन का इस तरह से दिया जाएगा। अब वही चीज तो हम लोग जानेंगे, 1 मिनट ध्यान दीजिएगा, यही चीज हम लोग को देखना है। क्या देखेंगे, 1 मिनट। ये 12 से सबसे पहले सबको डिवाइड कर दीजिए। तो 12 से जैसे भाग दीजिएगा तो x डिवाइड बाई 12, क्योंकि यहाँ जो रहेगा उसी नंबर से भाग भी देना होगा। तो यहाँ 2y डिवाइड बाई 12 और यहाँ 3z डिवाइड बाई 12 और बराबर में यहाँ 12 को 12 से जब भाग दीजिएगा तो कट जाएगा। लाइट कम गया, चलिए इस पे ही सही है। अब यहाँ देखिए कि x डिवाइड बाई 12 और यहाँ 2 से काट देंगे तो 6 हो जाएगा, 2 6 12 और यहाँ 3 से काटेंगे तो 4 हो जाएगा, z बराबर z बाई 4 और 12 से 12 कैंसिल 1। तो आप देखिए कि x के नीचे 12, y के नीचे 6 और z के नीचे 4। ये आपका 12 6 4 इंटरसेप्ट होगा। x एक्सिस का इंटरसेप्ट अगर पूछता तो 12, y एक्सिस का 6 और z एक्सिस का 4। ये बात समझे। तो 12 6 4 कहाँ है, ऑप्शन 12 6 4, 12 6 4 कहाँ है, 12 6 4 डी, ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखिएगा, यहाँ इसको मत मार दीजिएगा 12 12। तो ये आपका 9 नंबर। ये 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि तल, ये देखिए एक तल है r इंटू, ये वेक्टर दिया गया है, यानी ये फॉर्म है वेक्टर का, वेक्टर r इंटू वेक्टर n बराबर वेक्टर बराबर d होता है। ये एक प्लेन का फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म प्लेन का है। ध्यान रखिएगा, ये वेक्टर फॉर्म प्लेन का होता है। अभी हम लोग जो देखे हैं वो कार्टेशियन फॉर्म प्लेन का है। अब यहां देखिएगा कि r का वैल्यू है, तो r का वैल्यू आप जानते हैं कि पोजीशन वेक्टर होता है। पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है कि x i कैप, y j कैप और z k कैप, ये होता है आपका पोजीशन वेक्टर। ऑब्जेक्टिव में पूछा भी गया है कि पोजीशन वेक्टर, निम्न में से पोजीशन वेक्टर कौन होगा, यही होगा। अब देखिए कि जहां r है इसका मतलब हमें ये समझना है। अगर ये समझना है तो फिर गुना कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ अगर x होगा तो 4x, फिर यहाँ -5z 5y और -2z, अब बराबर में क्या रहेगा, तो 40 रहेगा। हाई है, ये वाला देख लीजिए, यही आपको आएगा। कैसे आएगा फिर देख सकते हैं। अब यहाँ से आपसे कुछ पूछा है क्या, हाँ
एक्स वाई जेड अक्षों पर बनाए गए अंतःखंड को क्रम से लिखिए। अंतःखंड तो पहले तो इक्वेशन निकालना होगा ना, ये समझे या नहीं। अब 40 से भाग दे दीजिएगा, जैसे 40 से भाग दीजिएगा तो 10 हो जाएगा, और यहाँ जैसे 40 से भाग दीजिएगा 5/8 40 हो जाता है, y डिवाइड बाई 8 हो जाएगा, और यहाँ भाग देंगे तो 20 हो जाएगा, z डिवाइड बाई 20 और बराबर 40 को तो 1, लेकिन हाई यहाँ प्लस होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्या ऐसे x डिवाइड बाई 8, ये माइनस है तो यहाँ प्लस दे देंगे y डिवाइड बाई, और माइनस कहाँ, तो माइनस नीचे रख लेंगे 8, अब प्लस यहाँ z डिवाइड बाई माइनस का 20 लिख लेंगे और बराबर में आपका 1। तो ये 8 माइनस 8 और 20 इसका आंसर होगा। 8 माइनस 8, 8 कोई नहीं है ऑप्शन, गलत कर दिया, कहीं ना कहीं गलती, ऑप्शन सेट हो गया। चलिए एक बार हम इसको थोड़ा प्रोसेस से चल रहा है, थोड़ा हल्का इसको देख लिया जाए, एक बार समझ लिया जाए, उसको भी जरूरी है, नहीं तो आप लोग कहिएगा ओह कैसे निकाल दिया। चलिए यहाँ आपको 2 लिखा गया था, इसमें ऑप्शन में एक गलती है, मिस्टेक है यहाँ। अब देखिएगा कि वेक्टर आर और 4 आई कैप या वेक्टर होगा जो भी होगा, 5 जे कैप और -2 के कैप हो सकता है बुक में, और आपको पेपर में आपको वेक्टर ही मिलेगा। यहाँ आर के लिए हम लोग लिख सकते हैं कि एक्स आई वेक्टर प्लस वाई जे वेक्टर और प्लस जेड के वेक्टर, ये लिख देंगे, और यहाँ इंटू 4 आई कैप आई वेक्टर -5 जे वेक्टर और -2 के वेक्टर बराबर का 40। आप गुना कीजिएगा भाई, एक्स वाले को एक्स वाले मतलब आई कैप को आई कैप के साथ, क्योंकि 1 होता है डॉट प्रोडक्ट, तो ये गुना कीजिएगा तो 4x, ये गुना कीजिएगा तो -5y, और ये गुना कीजिएगा तो ये 2 है क्या, हाँ 2 है ये, तो 2 में ये जेड से तो माइनस का हो जाएगा 2z और बराबर का क्या हो जाएगा 40। ये आपका आया। अब ये इंटरसेप्ट फॉर्म में इसको लिखना है, 1 मिनट इसको थोड़ा छोटा करने दीजिए, इसको हमको यहाँ या यहाँ रख दे रहे हैं। चलिए ठीक है, अब इसको जब जैसे भाग दीजिएगा, यानी 40 है तो 40 से भाग दे दीजिए दोनों तरफ, तो जैसे भाग दीजिएगा तो 4x डिवाइड बाई 40 -5y डिवाइड बाई 40 और यहाँ -2z डिवाइड बाई 40 हो जाएगा, बराबर में 40 से 40 को भाग दे दीजिए, क्योंकि दोनों तरफ ना 40 से भाग देंगे। कैसे जानेंगे बतलाएं, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी बतलाएं कि यहाँ जो भी कांस्टेंट होगा उसी से पूरे इक्वेशन को भाग देना होगा। काटिएगा इसको ना, तो काटिएगा तो ये हो जाएगा x डिवाइड बाई 4 ना, 4 से 4 नहीं है 40 हो जाएगा, 1 मिनट 10 हो जाएगा। यहाँ आपको देखिए, यहाँ 4 5 से काटिएगा तो 8 5 40 हो जाएगा, तो y डिवाइड बाई 8 हो जाएगा। फिर इसको काटिएगा 2 से 40 को तो 20 हो जाएगा, यानी z डिवाइड बाई 20 हो जाएगा 20, और 40 से 40 खत्म हो जाएगा तो 1 बचेगा। अब देखिए कि इंटरसेप्ट फॉर्म में यहाँ बोले कि प्लस होता है, ठीक है भाई, यहाँ प्लस कीजिएगा तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा, y डिवाइड बाई ये माइनस यहाँ आ जाएगा, -8 हो जाएगा, ये प्लस लिखिएगा तो ये जेड, यहाँ देखिए जेड के नीचे नंबर जो होगा प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बराबर में 1, तो यहाँ 10 -8 और -20, ये आपका राइट आंसर होगा। 10 होगा, ये ध्यान रखिएगा कि 10 -8 और -20, कोई ऑप्शन नहीं है, एक ऑप्शन सुधारना होगा, 10 -8 -20, हाँ ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। तो चलिए अब ये 10 क्वेश्चन ही, और आगे मतलब कल देखेंगे कुछ और क्वेश्चन को, प्लेन से ही कुछ क्वेश्चन और लेकर आएंगे इस वीडियो में। ये बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।